तो गाइज़ जेडीबीसी में हम लोगों का चल रहा था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट भी कर लिया था लास्ट सेशन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कॉलेबल स्टेटमेंट की। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कॉलेबल स्टेटमेंट भी। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कॉलेबल स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। जैसे सबसे शुरुआत में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हम लोगों ने यूज़ किया स्टेटमेंट इंटरफेस। ठीक है, फिर हमने यूज़ किया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये था भाई स्टैटिक क्वेरी के लिए। सर स्क्रीन स्टॉप होगी। हेलो स्क्रीन स्टॉप हो गई मतलब सर, बाकी लोगों वही को, दिख रहा है सर, कुछ नोट। बाकी लोग के बताइए स्क्रीन विजिबल है ये सब या फिर स्टक हो गई है? विजुअल है सर। भैया दिख रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। विजिबल है। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। सर आ रही है। यार तो आवाज़ तो जा रही है यार हेलो। सबको। आवाज़ जा रही है अखिल सबको। आप अपने साइड से एक चेक बार फिर कीजिए। से रिज्वाइन कीजिए, हो जाएगा। आ रही है सर। क्लियर है एकदम? प्योर मक्खन सर। अच्छा, जी मक्खन है सर। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम बात ये कर रहे थे कि कॉलेबल स्टेटमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। एंड कॉलेबल स्टेटमेंट से पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट इंटरफेस पढ़ा, जो कि था स्टैटिक क्वेरी के लिए। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने, उसके बाद हमने पढ़ा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जो कि था डायनेमिक क्वेरी। अब कॉलेबल स्टेटमेंट हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेरी ही ना लिखना पड़े। ठीक है, बिना लिखी लिखाई क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर टेक्निकली हम बोले तो हम बोल सकते हैं टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि कॉलेबल स्टेटमेंट क्या होता है। एक स्पेशल टाइप का स्टेटमेंट जेडीबीसी स्टेटमेंट होता है। एक स्पेशल स्पेशल जेडीबीसी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है टू कॉल स्टोर्ड प्रोसीजर। अगर हमें स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करना है तो हम कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कॉलेबल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की चाइल्ड है। सबसे टॉप इंटरफेस हो गया स्टेटमेंट, उसकी चाइल्ड हो गई प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, अब इसकी भी चाइल्ड हो गई कॉलेबल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हायरार्की रहेगी आपकी। अब कॉलेबल स्टेटमेंट यूज क्यों होता है? कॉलेबल स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है? अब सवाल ये आएगा आपके दिमाग में। तो देखो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, ये जैसे मेरा डेटाबेस है मान लो। डेटाबेस में पहले हम क्या करते थे, पहले हम ऐसा करते थे कि हम यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग एसक्यूएल क्वेरी लिखते थे। ठीक है, जो भी हमारी डॉट 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 एसक्यूएल क्वेरी होती थी, और इस एसक्यूएल क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाते थे। तो ये एसक्यूएल क्वेरी आती थी हमारी और हमारे डेटाबेस में क्या होती थी, कंपाइल होती थी। ठीक है, हमारे डेटाबेस में कंपाइल होती थी। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट के समय कंपाइल नहीं होती थी। एक्चुअली अगर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो कंपाइलेशन कब होता है, एग्जीक्यूट के दौरान या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के दौरान? बताइए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हाँ, एग्जीक्यूट में। और अगर स्टेटमेंट इंटरफेस के समय कब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, वो मतलब स्टेटमेंट कंपाइल कब होती है? वो एग्जीक्यूट की तरफ जब एग्जीक्यूट के एग्जीक्यूट। दौरान। तो ये फर्क, हाँ ये फर्क ध्यान रखिएगा कि अगर हम स्टेटमेंट इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो जब हम एग्जीक्यूट मेथड चलाएंगे उस समय हमारी क्वेरी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमने क्या किया भाई, इस तरीके से किया तो हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी क्वेरी आई और ये हमारी कंपाइल हो गई। ठीक है, ये कंपाइल हो गई। ठीक है, इस क्वेरी में कुछ पोजिशनल पैरामीटर्स थे, ये हमारी क्वेरी कंपाइल हो गई। इसमें कुछ पोजिशनल पैरामीटर थे, मतलब सो कॉल्ड कुछ गेट्स हैं डेटा के लिए, जिनके थ्रू हम डेटा, मान लो 2 है। ठीक है, 2 पोजिशनल पैरामीटर मतलब 2 डेटा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेट करेंगे, सेट डेटा मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग। सेट इनमें वो एग्जैक्ट सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, सेट डेटा 1 किया हमने, सेट डेटा 2 किया, लाइक दैट आई कैन सेट मैनी डेटा।
जितना हमारे पास होगा। तो ये डेटा इस बार इसी कंपाइल्ड क्वेरी में चल जाएगा एंड इस डेटा के हिसाब से क्वेरी हमारी रन हो जाएगी और जो भी ऑपरेशन है वो हमारा परफॉर्म हो जाएगा टेबल में। ठीक है, ऐसे जानते ही हो आप लोग किए हो। एंड ये कब होगा भाई, डेटा कब जाएगा, जब हम एग्जीक्यूट मेथड फायर करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते हो। अच्छा, ये सारा तामझाम हमारे एक मेथड के अंदर है। अगर मैं इस मेथड को दोबारा चलाऊं, इस मेथड को मैं दोबारा चलाऊं, तो क्या मेरी ये एसक्यूएल क्वेरी फिर से कंपाइल होगी या प्री कंपाइल्ड का हम इस्तेमाल करेंगे? प्री कंपाइल्ड सर। कंपाइल क्या, फिर से बोलिए, रिकंपाइल्ड या प्री कंपाइल्ड? प्री कंपाइल्ड सर। नहीं, प्री कंपाइल्ड नहीं होगी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अगर दोबारा चलेगा तो क्वेरी अगेन कंपाइल होगी, रिकंपाइल होगी। ये बताया तो था यार, भूल गए? अगर मेथड दोबारा चला तो रिकंपाइल। तो प्री कंपाइल का फायदा कब होगा, जब आपने एक डेटा सेट करके एग्जीक्यूट किया, फिर आपने कुछ डेटा सेट करके फिर एग्जीक्यूट, लूप वाला प्रोग्राम याद होगा आपने? नहीं याद है, भूल गए? जी सर, लूप में तो डाटा बार बार क्रिएट हो जाता। हाँ, तो लूप में हम किसको घुसेड़े थे? प्रिपेयर्ड को घुसेड़े थे, खाली इतने करी थे डाटा को सर। हाँ, प्रिपेयर्ड। तब हम इसी एसक्यूएल क्वेरी को डिफरेंट डिफरेंट डेटा से क्या कर रहे थे, रन करवा रहे थे, तब प्री कंपाइल नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मैं इसी मेथड को दोबारा चला दूं तो क्या होगा, मेथड में रिकर्शन कर दूं, ले भाई पूरा हो जाएगा सर। हाँ, फिर से आपका एक नया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनेगा, फिर आपका एक नए नए सिरे से एसक्यूएल आपकी फिर से कंपाइल होगी। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे प्री कंपाइल का आपको बेनिफिट तभी मिलता है जब आप एक ही बार मेथड कॉल करके उसी सेम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में काम करते हो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अगर क्लोज हो गया, उसके बाद आपने फिर से वही मेथड चलाया, तब आपको प्री कंपाइल वाला फीचर नहीं मिलेगा। ये है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की बात। कॉलेबल स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। मैं अब थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था आपको पिछले सेशन में, हालांकि ये सब मैंने बताया है। कॉलेबल में ऐसा नहीं होता। कॉलेबल में ऐसा होता है कि हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते ही नहीं है। एसक्यूएल क्वेरी हमारे लिए लिखता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सो कॉल्ड डीबीए। ये हमारा एक डीबीए होता है। डीबीए का रोल होता है एसक्यूएल डेवलपर, एक तरह से कह सकते हो कि एसक्यूएल डेवलपर का ही एक बड़ा रोल डीबीए, जो न कि एसक्यूएल से पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो जो डीबीए होता है उससे बोला जाता है कि देखो भाई साहब, जो मेरा जावा वाला बंदा है ना, उसको उतनी एसक्यूएल आती नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल नहीं आती है, और बहुत कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी एसक्यूएल क्वेरीज, वो क्या लिख करता है, एक तरह का, जैसे आप लोगों ने मेथड पढ़ा है ना जावा में, मेथड के अंदर जैसे हम कोड लिख के रख देते हैं, वैसे ही डेटाबेस लेवल पे इसको बोला जाता है स्टोर्ड प्रोसीजर। बिल्कुल आप इसको मेथड से कंपेयर करो। एक हमने मेथड बना दिया, स्टोर्ड प्रोसीजर बना दिया, हमने नहीं बनाया, डीबीए ने बनाया, मतलब हम तो जावा डेवलपर हैं, ये डीबीए ने बनाया। और स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम, जैसे हम मेथड के अंदर कोड लिखते हैं, वो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा। जैसे मान लीजिए इसने लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुछ भी, टेबल नेम, वेयर, फलाना ठिकाना, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरी इसने लिख दिया। और इस स्टोर्ड, जैसे हमारे एक मेथड का नाम होता है ABCD, इंसर्ट, डिलीट, कुछ ऐसा, इसी तरह स्टोर्ड प्रोसीजर का भी एक नेम होता है। इसका नेम मान लो है XYZ, ये इसका नेम है। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेरी में कुछ डायनेमिक वैल्यू आ रही हो, तो जैसे हमारे मेथड के अंदर मान लो हमने 5 का टेबल प्रिंट कराया है। ठीक है, और मतलब 5 का नहीं, हमने x का टेबल प्रिंट करा है और x की वैल्यू मुझे यूजर से लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेथड के पैरामीटर में डालूंगा ऐसे इंट x, जी सर। और उसके अंदर फिर x इंटू आई कर देंगे लूप में। तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ भी किया जाता है। स्टोर्ड प्रोसीजर में अगर डायनेमिक वैल्यू आनी है तो वेरिएबल्स बना दिए जाते हैं, नहीं आनी है तो नहीं बनाया जाता है, वो डिपेंड करता है। तो हम चलो मान लो कि 1-2 वैल्यू जाननी है ऐसे। तो अब ये कैसा हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज लेस देन x। अब आईडी इज लेस देन x मतलब अगर मैंने अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं लिखना होगा।
मैं कॉलेबल स्टेटमेंट की मदद से ईज़िली चाहूँ तो इस एक्स वाई ज़ेड को कॉल कर सकता हूँ और साथ में एक वैल्यू भी भेज सकता हूँ, लाइक मैंने कॉल करते दौरान भेजा 10। तो जब मैंने 10 भेजा तो एक्स में 10 गया, ये क्वेरी चली और जब ये क्वेरी चली तो इसने मुझे एक रिज़ल्ट सेट रिटर्न किया, जिस रिज़ल्ट सेट से मैंने डेटा निकाल लिया, ये मुझे रिज़ल्ट सेट ऑब्जेक्ट मिल गया। समझ में आया? सीन कैसा है? तो अगर यहाँ पे देखो तो ये जो हमारी क्वेरी है वो ऑलरेडी कंपाइल्ड है या जब हम 10 भेजेंगे उस समय कंपाइल होगी? सोचो, लगाओ दिमाग। आवाज जा रही मेरी? जी सर। 10 बजेंगे तब सर। ऑलरेडी कंपाइल्ड है सर। हाँ, ऑलरेडी कंपाइल्ड है भाई। डीबीए ने पहले से लिख के रखा है ना, उसको क्या पता तुम कब वैल्यू भेज रहे हो। ये पहले से लिख के रखा हुआ मटेरियल है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर में जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी होती है वो प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है, ठीक है? प्री कंपाइल्ड क्वेरी बट सर रखी रहे। हाँ कहिए। प्री कंपाइल्ड तो रखी हुई है सर, बट सर वैल्यू जब दे रहे हैं तभी तो फिर होगी ना। हाँ तो वैल्यू दे रहे हो तो क्वेरी तो कंपाइल्ड है, सिर्फ उस वैल्यू के बेस पे आपको क्वेरी रन करके डेटा मिल जाएगा। तो क्वेरी रन होगी, कंपाइल ऑलरेडी है। 10 भेजोगे उस समय सिंटैक्स नहीं चेक होगा कि कहीं वेयर का स्पेलिंग तो गलत नहीं है, कहीं सेलेक्ट डबल स्टार तो नहीं लिखे हो, सेलेक्ट में ई मिसिंग तो नहीं है, ये सब तो पहले ही चेक हो गया होगा ना सिंटैक्स। जी सर। जब जब उसने स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया होगा, स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करते समय जब जितने भी सिंटैक्स वगैरह हैं वो तो कंपाइल हो गए, तो क्वेरी ऑलरेडी कंपाइल्ड है। आप जब 10 लाएंगे तो वो उस समय रन होगी। तो स्टोर्ड प्रोसीजर भी प्री कंपाइल्ड है। अच्छा एक और बात, अब ये जो पूरा मतलब सर इसको पता होगा कि हम कौन सा वैल्यू भेजने वाले हैं। हाँ डीबीए बताएगा आपको कि भाई कॉल दिस प्रोसीजर फॉर दिस, आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिया जाएगा। हमें तो भाई एक कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना, पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सा प्रोसीजर कौन सी वैल्यू लेता है। तो अगर आपको डेटाबेस का एक्सेस है तो आप खुद खोल के देख लोगे, जैसे हम लोग XAMPP खोल के या MySQL वर्कबेंच खोल के देख लेते हैं। अगर डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता है एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय को बताया जाता है। डीबीए के पास डीबीए के द्वारा एक डॉक्यूमेंट आएगा, उसे बोला जाएगा अच्छा अगर तुम्हें प्रोडक्ट का डेटा रीड करना है तो तुम ये वाला प्रोसीजर कॉल कर लो, तो सब जानकारी मिल जाती है। तो ये जो हमने कोड लिखा है, मान लो ये कोड हमारा पूरा एक मेथड में है। अब यहाँ मेन सवाल, पूरा का पूरा एक मेथड में है। हमने मेथड को चलाया, ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट चला, 10 वैल्यू गई, प्री कंपाइल्ड क्वेरी चली, रिजल्ट सेट से आया, डेटा प्रिंट कर दिया। अब हमने अगर इस मेथड को दोबारा से चलाया तो क्या फिर से क्वेरी कंपाइल होगी या क्वेरी ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड है? कंपाइल्ड है सर। हाँ, क्या प्रीपेड स्टेटमेंट में ऐसा होता है? नहीं होता। हाँ, प्रीपेड स्टेट में अगर आप मेथड दोबारा चला दिए तो क्वेरी फिर से कंपाइल होती है। क्यों? क्योंकि हर बार एसक्यूएल क्वेरी हम ही भेज रहे होते हैं, बट यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी हम लिख ही नहीं रहे होते, तो ऑलरेडी कंपाइल्ड। तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है या इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा भी ऐसे कि यार कॉलेबल स्टेटमेंट भी एसक्यूएल क्वेरी प्री कंपाइल्ड होती है और प्रीपेड स्टेटमेंट भी एसक्यूएल क्वेरी प्री कंपाइल्ड होती है, तो डिफरेंस क्या है? तो बोलेंगे भाई स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब कॉलेबल स्टेटमेंट बोले तो स्टोर्ड प्रोसीजर में जो प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है वो परमानेंटली स्टोर्ड होती है। और प्रीपेड स्टेट में प्री कंपाइलेशन का मतलब है कि एक बार हम प्रीपेड स्टेटमेंट चलाते हैं तो वो प्री कंपाइल हो जाती है। अगर हम प्रीपेड स्टेटमेंट क्लोज कर दें या उसको दोबारा उसी मेथड को चलाएं तो फिर से हमारी क्वेरी कंपाइल होगी। प्री कंपाइलेशन का अगर फायदा प्रीपेड स्टेटमेंट में उठाना है तो वही प्रीपेड स्टेटमेंट से आप बार बार एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, क्लोजिंग से पहले। समझ में आ गई इतनी बात सबको? जी सर। और लेवल है तो ज्यादा बेटर है। कॉलेबल ज़्यादा बेटर तब है जब क्वेरी कॉम्प्लेक्स है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं है तो फिर अननेसेसरी एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना के परमानेंटली डेटाबेस को मतलब घेर के रखना, उसके मेमोरी को यूज़ करना,
ये ठीक बात नहीं है, अनलेस की क्वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। अब आपको करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो उसके लिए आप पूरा स्टोर्ड प्रोसीजर बना के रखे रहोगे, उससे बढ़िया खुद ही लिख दो। तो स्टोर्ड प्रोसीजर है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो जहाँ आप मान लो कि 50 लाइन का एसक्यूएल का कोड है, अब आप लिखो प्लस प्लस लगा के फिर जावा में दिक्कत होती है, देखे ही हो बड़ी क्वेरी लिखते कितनी दिक्कत होती है। तो वैसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो ठीक है, सिंपल क्वेरी है तो प्रिपेयर्ड यूज़ करें आप। ठीक है, तो ये था कॉलेबल स्टेटमेंट की थ्योरी। ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करने के लिए यूज होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? दीज आर प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल कोड स्टोर्ड इन द डेटाबेस दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड कैन रिटर्न आउटपुट एज वेल। ठीक है, इवन रिजल्ट सेट। तो वो सारी चीज़ें हमने नोट्स में आपके लिखी हुई है, वो सब तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है कॉलेबल स्टेटमेंट का? पहला, सबसे पहला फायदा है कि एसक्यूएल जो लॉजिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, ठीक है, बिजनेस लॉजिक हमारा शिफ्ट हो जाता है एप्लीकेशन लेयर से डेटाबेस लेयर पे। बिजनेस लॉजिक शिफ्ट करना, तो हमारा कोड बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं दिखता। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी अगर मान लो 50-60 लाइन की है, तो आप खुद ही इमेजिन करो आपका कोड कैसा दिखेगा। दिस इज योर कोड, सपोज कहाँ गया अपना DTO, नो नॉट DTO, CRUD। CRUD में आ जाओ, CRUD डॉट जावा में। अब ये देखो कोड है, अभी देखो ना कितना घिचमिचा लग रहा है। ये 3 लाइन में ये हाल है, इतना लंबा क्वेरी होता तब। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम? हाँ, ऐसा प्यारा सा है, ऐसा तो ठीक है, छोटा मोटा ये है तो भाई ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो बिजनेस लॉजिक शिफ्ट होती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, आप 1000 बार मेथड को दोबारा चला लो, क्वेरी स्टिल प्री कंपाइल रहेगी। तो बार बार कंपाइल हो गई, एक बार कंपाइल हो गई परमानेंटली स्टोर हो गई, अनलेस कि आप उसको डिलीट ना करें। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी आपको मिलती है, एक बार क्वेरी लिखो बार बार यूज करो। परफॉर्मेंस भी इससे फिर बढ़िया मिलेगा आपको, क्योंकि बार बार क्वेरी जब कंपाइल नहीं हो रही है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, एंड इसी तरह आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी भी मिलती है। सिक्योरिटी भी, क्योंकि भाई आप डीबीए ने अपने हिसाब से एसक्यूएल क्वेरी लिखा हुआ है। ठीक है, एन नंबर ऑफ डेवलपर्स के हाथ में नहीं दिया है और यूजर के भी हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को पर्टिकुलर अगर मान लो कि स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करना है, तो उसमें आपको भाई डीबीए से परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो वो मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी इन्हांसमेंट किया जा सकता है स्टोर्ड प्रोसीजर में। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, मेंटेनेंस, या मैं बोलूँ कि मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी बहुत शानदार यहाँ पे आपको मिलती है। वो कैसे भाई? देखो, मेंटेनेबिलिटी ऐसे मिलती है, मेंटेन ना, मेंटेन ना, मेंटेनेबिलिटी ऐसे मिलती है यहाँ पे। अगर मान लो कोई ऐसा एसक्यूएल कोड है जो आपने 5 मेथड में लिखा हुआ है, सेम एसक्यूएल, मतलब एक ही तरह का एसक्यूएल 5 जगह पे रखा है, 5 जगह आपने यूज किया है, और अगर आपको एसक्यूएल कोड में कोई चेंज करना है तो पांचों जगह चेंज करना पड़ेगा, है ना? यस सर। मान लो 5 जी सर। क्लास है, 5 क्लास है, 3 4 5, और एक ही एसक्यूएल क्वेरी है। हाँ, उसमें डेटा अलग अलग है। मान लो जैसे यहाँ पे है भाई, ये 2 डेटा यहाँ पे आ रहा है, 2 डेटा यहाँ है, तो एक एसक्यूएल क्वेरी यहाँ है, वही सेम यहाँ है, वही सेम यहाँ है, वही सेम यहाँ भी है, वही सेम यहाँ। 5 क्लास में सेम ही एसक्यूएल क्वेरी है। अब अगर कोई चेंज करना है, मान लो कि भाई स्पेलिंग चेंज करना है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयज करना है, तो यहाँ भी चेंज करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर इसके बजाय हम पांचों का स्टोर्ड प्रोसीजर बनाए होते हैं और पांचों से स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल किए होते हैं ऐसा, तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज कहाँ पे होता है? सिर्फ इन पांचों में या सिर्फ यहाँ पे? एक ही जगह पे। क्योंकि क्वेरी तो यहाँ लिखी हुई है, ये तो सब कॉल कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है, इसको बोलते हैं मेंटेनेबिलिटी। तो चेंजिंग लॉजिक इन वन स्टोर्ड प्रोसीजर इज इजियर देन अपडेटिंग एप्लीकेशन लॉजिक एट मल्टीपल प्लेसेस। तो मल्टीपल प्लेसेस करने के बजाय आप एक ही जगह चेंज करो तो बेहतर है।
तो स्टोर्ड प्रोसीजर का ये भी एक बेनिफिट है, मेंटेनेबल, प्रॉपर लिखा हुआ है वैसे नोट्स में, ठीक है। तो चलो इतनी बात हो गई अगर, तो अब हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंट होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं और दूसरा ये प्री कंपाइल्ड वाला पॉइंट, ठीक है। प्री कंपाइल्ड वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। प्री कंपाइल्ड में प्रिपेयर्ड वर्सेस कॉलेबल या स्टोर्ड प्रोसीजर, इसमें बहुत डिफरेंस है ना। ये परमानेंट प्री कंपाइल्ड है और ये सिर्फ एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के लिए प्री कंपाइल्ड होता है। चलिए अब इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, एक हमें सिंपल सा प्रोजेक्ट चाहिए। JDBC 1 उठा लें। ये चलेगा। सिंपल सा साधारण सा कनेक्शन है इसमें। तो एक काम करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करके हम कॉलेबल बना देते हैं। कॉलेबल, ठीक है। और कहाँ चला गया कॉलेबल, ये रहा। अब देखो किस तरह से कॉलेबल यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, कनेक्शन को टेस्ट कर लेंगे, हमारा कनेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये सब हटा देते हैं हम। ड्राइवर लोडिंग, फैक्ट्री डिज़ाइन, ये सब पहले का लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा भी कोड कर दें हम। चलिए सबसे पहले कनेक्शन टेस्ट किया जाए। तो प्रॉपरली कनेक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन चूँकि हो गया हमारा, तो अब आ गई कहानी। अब हमें क्या करना है भाई, हमें कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, अब कनेक्शन में हटा दे रहा हूँ यहाँ से, प्रिंट कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। सबसे पहले हम करें कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। एंड प्रिपेयर कॉल में हम अपनी हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करेंगे। कॉल योर स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। हम अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को यहाँ पे, अब ऐसा नहीं करेंगे कॉल योर, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। आपने स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल किया एंड आपका यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट मिल गया। कॉलेबल स्टेटमेंट वैसे एक इंटरफेस है, तो ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा? इम्प्लीमेंटेड क्लास। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब जिस हम स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, उस स्टोर्ड प्रोसीजर से क्या आ रहा है? क्या कोई जो स्टोर्ड प्रोसीजर हम कॉल कर रहे हैं उसमें कोई डेटा भेजना है, या मुझे सिर्फ चीज़ें मिलने वाली? आखिर ये स्टोर्ड प्रोसीजर है कैसा, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्टोर्ड प्रोसीजर की जानकारी होनी चाहिए। स्टोर्ड प्रोसीजर हम खुद क्रिएट करेंगे। आइए ज़ैम्प में। तो ज़ैम्प में आने के बाद आप डेटाबेस पे एक बार क्लिक कर लें ताकि आपका डेटाबेस सेलेक्टेड हो। ये आपका डेटाबेस है मे बैच। एंड यहाँ पे आप आएंगे रूटीन्स में, ठीक है। रूटीन्स में आ जाएंगे यहाँ पे। जो लोग माइस्क्वेल वर्कबेंच पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट यूआई मिले। तो एक बार चैट जीपीटी करके देख लेना, फिर भी ना हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। हम तो 3-5 करके करवा ही देंगे। तो रूटीन्स में चल जाना और यहाँ आएगा क्रिएट न्यू रूटीन, ठीक है, ये आएगा। हालांकि देखो स्टोर्ड प्रोसीजर आप एसक्यूएल क्वेरी लिख के भी जनरेट करा सकते हो, बट एसक्यूएल क्वेरी हम यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। हम डायरेक्ट यूआई की मदद से करेंगे। तो क्योंकि ये काम जावा डेवलपर का नहीं है, ये काम है एक डीबीए का, ठीक है, इसलिए हम यूआई का यूज़ कर रहे हैं। तो हम रूटीन्स पे क्लिक हमने किया, क्रिएट न्यू रूटीन पे गए एंड यहाँ पे देखो प्रोसीजर अपने आप आ गया। एंड प्रोसीजर का नेम हमने मान लो दे दिया, कुछ XYZ दे दिया हमने। एंड अब ये जो स्टोर्ड प्रोसीजर आप बना रहे हो, ये कैसा स्टोर्ड प्रोसीजर आप बना रहे हो, पेंट में समझाता हूँ। तो ये जो मैं स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने वाला हूँ, ये मेरा एक ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर है जो मैं चाहूँगा कि 2 वैल्यू ले। मैं चाहूँगा कि 2 वैल्यू ले। क्या? एक मैं चाहूँगा कि ये नेम ले ले, ठीक है, मैं बोलूँगा गेट नेम, और ये मैं चाहूँगा कि ये गेट करे, ये ले सैलरी। 2 चीज़ें मैं चाहूँगा कि मैं इस स्टोर्ड प्रोसीजर को डायनामिकली भेजूँ, और रिटर्न में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये मुझे एक रिजल्ट सेट दे, ठीक है। रिटर्न में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है
ये मुझे एक रिजल्ट सेट दे। क्या डेटा हम रीड कराना चाहते हैं? हम रीड कराना चाहते हैं वो सारा डेटा जिसका नाम स्टार्ट होता हो, जो हम ये भेज रहे हैं उससे, और सैलरी ज़्यादा हो जो हमने भेजा है उससे। मतलब ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 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 फुल नेम था ना हमारे टेबल में, कि नेम था? फुल नेम था शायद ना। फुल नेम होना चाहिए बिल्कुल कैसा? फुल नेम लाइक गेट नेम। ठीक है, फुल नेम लाइक गेट नेम एंड सैलरी इज ग्रेटर देन गेट सैलरी। इससे बताइए, समझते हैं ये क्वेरी सब लोग? पता है भाई, Yes, ये sir. क्वेरी समझते हैं सब लोग? हाँ सिंपल सी है बिल्कुल। हाँ ठीक है, कि Yes, sir. हम नेम और सैलरी के बेस पे निकालना चाहते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि हमें निकालना है कि के से स्टार्ट होने वाले सभी बंदे के नाम बताओ। मतलब के से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉय की डिटेल निकालो। तो काजू की डिटेल निकली, करण की डिटेल निकली, कुमार की डिटेल निकली, है ना? इसी तरह कुछ भी यार, कविता की डिटेल निकली, ठीक है? बहुत डिटेल निकली। लेकिन इसमें हो सकता है कि भाई किसी की सैलरी ₹100 हो, किसी की सैलरी हो 5,000, 50,000, या किसी की सैलरी है 4,000, किसी की सैलरी है मान लो 900। हम इसमें एक और फ़िल्टर लगाएँगे, नहीं, नहीं भाई, सिर्फ़ के से नहीं, के से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉयी की डिटेल बताओ, बट उनमें से सैलरी जो है वो 1000 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन हमने एंड लगा दिया, एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1000। तो फिर ये वाले ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो 2 डेटा हमारे सामने आएगा। तो इस तरह से एक हमने क्वेरी लिखी, ठीक है? तो ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट ठीक है, मैंने एक ईज़ी लेवल की ही क्वेरी लिखी है। तो ऐसे आप एक क्वेरी स्टोर प्रोसीजर में डाल सकते हो, ठीक है? तो ये हम बनाने वाले हैं अभी, एग्ज़ैक्टली सेम। तो जब ये क्वेरी फायर होगी तो मुझे एक डेटा मिलेगा जो कि रिज़ल्ट सेट में मुझे मिल जाएगा और उसको मैं कलेक्ट कर लूँगा। वो तो आप जानते हो, व्हाइल लूप लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आ जाओ इधर। अ तो भाई स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के लिए हाँ, इधर आ गए हम। तो कैसे हमने किया था? रूटीन पे जाएँगे, क्रिएट न्यू रूटीन एंड नाम दे देंगे XYZ एंड यहाँ पे हमें इसमें 2, अब मेरा एक ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर है जो डायनामिकली 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इट कैन एक्सेप्ट 2 वैल्यूज़ डायनामिकली। तो पहला होगा गेट नेम, ठीक है? और ये हो जाएगा varchar और इसकी कोई लेंथ दे दो, 1000 दे दो, 100 दे दो, कुछ दे दो। एक पैरामीटर हो गया, ऐड पैरामीटर यहाँ से आप करोगे। अच्छा, इन मतलब आएगा, ठीक है? इन मतलब आएगा। अगर मान लो कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट कर रहे हो और एक वेरिएबल में आप डाल के भेजना चाहते हो तो आउट यूज़ कर सकते हो। बाज़ दफ़ा इन आउट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इन मतलब आएगा, आउट मतलब वो जाएगा, इन आउट मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जो आएगा भी जाएगा, ठीक है? तो हम इन का यूज़ कर रहे हैं स्टोर प्रोसीजर में। एक और हमने इन लगाया, नेम भी आने वाला है और एक सैलरी भी आने वाली है। 2 आने वाला है, सैलरी एंड में रहेगी। चलो, तो ये जो हमने दिया यहाँ पे, ये हमने एक्चुअली में बताया है ये वाला पार्ट, कि भाई हमारे स्टोर प्रोसीजर में जाने क्या वाला है। गेट नेम, गेट सैलरी। हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है? एक्स, वाई, ज़ेड। ठीक है? इतनी डिटेल हमने दे दी यहाँ पे। एक्स, वाई, ज़ेड नाम है, 2 वैल्यू आएगी। अब एक्चुअल क्वेरी आप यहाँ लिखेंगे नीचे। क्वेरी यहाँ पे लिखने के लिए आप लगाएँगे बिगिन और यहाँ लिखेंगे एंड और इसके बीच में आपकी क्वेरी होगी यहाँ पे। क्वेरी क्या होगी भाई? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फुल नेम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, फुल नेम लाइक गेट नेम, ठीक है? जो भी नाम आएगा, मान लो एस आया यहाँ से, तो फुल नेम लाइक एस, एस% मतलब एंड सैलरी, सैलरी इज़ ग्रेटर देन हाउ मच? गेट सैलरी, ये सेमीकोलन। तो
अच्छा, आप वाइल्ड कार्ड जानते हैं ना? अगर मेरे को ऐसा कोई नाम चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिसका नाम एस से शुरू होता है, तो मैं एस भेजूंगा या एस परसेंट होगा यहाँ पे? एस परसेंट। हाँ, एस परसेंट मतलब एस से शुरू होने वाला नाम। अच्छा, एस अंडर स्कोर मतलब? फर्स्ट एस के फर्स्ट पोजीशन ऑफ एस। फर्स्ट लेटर सर एस होना चाहिए। पहला एस होगा, मतलब अंडर स्कोर क्या मतलब हुआ? वो तो पहला एस तो फिर इससे ही पहला एस। अंडरस्कोर मतलब सर एक सेकंड होता था अंडर स्कोर इसके देते थे बाद। कितना, उसके बाद चाहिए आपको नाम सर। सीधा साधारण आंसर बताइए, एस अंडर स्कोर मतलब क्या? अनम जी बताएंगे, क्योंकि अनिम जी का इंटरव्यू भी है। सर एस अंडरस्कोर यहाँ पे जो है इसमें सेकंड पोजीशन में जो नेम रहेगा उसको, मतलब जो लेटर रहेगा उसको डिनोट करेगा ना। तो सेकेंड पोजीशन पे तो हमने कोई नाम बताया ही नहीं फिर तो यहाँ पे। एस के बाद सर एक कैरेक्टर होगा। हाँ, ये देखो सही जवाब मिला। एस के बाद एक ही कैरेक्टर अलाउड है। परसेंट मतलब भाई कुछ भी या कुछ भी नहीं। किसी का नाम सिर्फ एस भी होगा तो भी रीड हो जाएगा, और किसी के नाम एस के बाद 1000 कैरेक्टर होगा तो भी रीड हो जाएगा। परसेंट मतलब भाई एनीथिंग, उसकी कोई लेंथ नहीं है। बट अंडर स्कोर मतलब एस के बाद ओनली 1 कैरेक्टर। 2 ले लिए तो एस के बाद सिर्फ 2 कैरेक्टर होना चाहिए, वो कुछ भी हो, सैम हो, कुछ भी हो, सास हो, बहू, कुछ भी हो यार, सिर्फ 2 कैरेक्टर अब अलाउड होगा इसके बाद। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स करता है, परसेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स नहीं करता। नम जी, इंटरव्यू गड़बड़ा जाएगा, रिवाइज कीजिए। समझ रहे हैं, बेसिक सी चीजें हैं, ये सब पूछता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आनंद जी का वॉइस भी बहुत स्लो आ रहा है। अब वो तो मान लीजिए हॉस्टल में है तो शायद इसलिए। तो ये हम परसेंट वैसे नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे इसमें आने वाली है। हम कहाँ एसक्यूएल में घुस रहे हैं यार। चलो, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फुल नेम लाइक गेट नेम एंड सैलरी इतना, एंड जस्ट आपको ये हो गया, सेमीकोलन लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया। और 2 इन है, गेट नेम गेट सैलरी। एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपका यहाँ फुल नेम है तो इसका नाम आप फुल नेम नहीं दीजिएगा, अलग दीजिएगा। अगर आपका नाम यहाँ सैलरी है, टेबल टेबल के कॉलम का नाम, तो अपने वेरिएबल का नाम कुछ अलग रख दीजिएगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एंड देन गो। अब ये आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे आपके डेटाबेस के अंदर टेबल के जगह एक प्रोसीजर भी आया है। इस पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये प्रोसीजर आपको दिख रहा है। अब आप इसको अब एग्जीक्यूट करके यहीं के यहीं टेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसीजर को जावा से ही कॉल हो, पहले हम यहीं एग्जीक्यूट करके टेस्ट करेंगे। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अब हम क्वेरी नहीं लिखेंगे, हम अब अपना नेम पास करेंगे। हम पास करते हैं, तो टेबल में है क्या, देखा जाए टेबल में है क्या हमारे। नए टैब में खोल लिया करो, बार बार गायब नहीं होगा। तो टेबल में कैसा डेटा है उस हिसाब से हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, है ना। हाँ, तो टेबल में ये है, ट्यूब है, जे। चलो एक काम करते हैं, ऐसा डेटा निकालते हैं जिसका नाम जे से शुरू होता हो, तो इतना मिलेगा। या एक काम करते हैं, ऐसा ऐसा निकालते हैं जिसकी सैलरी 1000 से ज्यादा हो। 1000 से ज्यादा सैलरी किसकी किसकी होगी? ये 2000 भी आएगा। थर्ड नंबर पे टी है सर, वो भी सही है, 1 नहीं, डेटा है। जिसका हम बोले कि जिसकी सैलरी सिर्फ 1000 से ज्यादा है, तो कौन कौन आएगा? ये 2000 वाला, और ये 7000 से लेके 39 तक, इतने आएगा ना, ये और ये। ऊपर 1000 सर। 1000 से ज्यादा, नॉट इक्वल टू नहीं लगा है ना। 1000 से ज्यादा है, ये 1000 के बराबर है, बराबर है सर। तब ज्यादा की बात हो रही है। तो ज्यादा में 2000 है और ये सब है। लेकिन उसी में एक कंडीशन लगा दे, अच्छा ठीक है यार, सैलरी 1000 से ज्यादा है, बट साथ में नेम जो है वो जे से शुरू होना चाहिए, और कटौती हो जाएगा, अब सिर्फ इतने ही आएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हमने और बोला कि भाई नाम जो शुरू होना चाहिए वो जे से, तो जे परसेंट लगा लें आप ऐसे, ठीक है। और यहाँ आप यूज़ कर लें 1000, ये ठीक है, आप 1000 यूज़ कर लें। तो जे परसेंट और 1000, और गो करें, ये देखिए पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है। तो क्या हमें क्वेरी लिखनी पड़ी? नहीं लिखनी पड़ी, ऐसे प्रोसीजर बना के रख दो, आप जब चाहो तब इसको एग्जीक्यूट कर दो। इसको एडिट भी कर सकते हो आप यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ कहाँ गया? प्रोसीजर पे क्लिक करो एंड यहाँ एडिट भी कर सकते हो, इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। एडिट करोगे वापस से वही वाला पेज खुल जाएगा, थोड़ा-सा अगर कुछ करना चाहते हो तो। अब ये इस तरीके से प्रोसीजर बनाया जाएगा, ये हमारा काम वैसे नहीं है, ठीक है? तो इस पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं हम जेडीबीसी पे अपने। अब इसी प्रोसीजर को हमें कॉल करना है। तो अब हमें डीबीए ने बताया देख भाई साहब प्रोसीजर का नाम है XYZ, ओके। और ये जो XYZ प्रोसीजर है, ये क्या करता है? 2 वैल्यू लेता है। तो हम यहाँ से 2 वैल्यू मतलब 2 पोजिशनल पैरामीटर डाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉल। और स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स ये ब्रैकेट लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ और यहाँ, बस हो गया। अब सोचो, स्पेस देना ज़रूरी है। अब सोचो कि ये कितना आसान हुआ बजाय कि हमारी वो पूरी क्वेरी लिखने की लाइक वाइक वाला, ये आसान हुआ ना? हम यहाँ नहीं लिख रहे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक दिस एंड सैलरी ग्रेटर देन दैट दिस दैट, इतना हम झमेला नहीं कर रहे, सिंपल छोटकू सा। अब इसमें कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखो हमें क्या मतलब, हम तो भाई कॉल करेंगे हमें डेटा मिल जाएगा। तो जावा डेवलपर का काम आसान बनाता है कॉलेबल स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये 2 जो हैं इसमें चिपकाने का काम, मतलब भाई ये तो हो गया भाई, प्री कंपाइल्ड क्वेरी है वो कॉल करेगा एंड अब वैल्यू भेजेगा। तो वैल्यू कैसे भेजा जाए? कॉलेबल स्टेटमेंट हमें ऑप्शन देगा सेट करने का, सेट स्ट्रिंग। पहली वैल्यू स्ट्रिंग थी ना, याद कीजिए, पहली वैल्यू क्या जी थी? सर, वेर हाँ, कैर। वैर थी ना, हाँ, तो उसी हिसाब से तो सेट स्ट्रिंग और ये हम यहाँ पे एक भेज देंगे स्ट्रिंग, कैसे भी डबल कोट में भेजेंगे ना, J%। और एक मिनट कुछ गलत कर रहे हैं, सेट स्ट्रिंग में पहला पैरामीटर इंडेक्स, दूसरा स्ट्रिंग। पहले वाले पे हम भेजेंगे J, ठीक है। एंड दूसरा है सेट इंट और सेकंड वाले पे हम भेजेंगे 1000। तो वो डेटा मिलेगा जिसका नाम जे से शुरू होता है, डज़न्ट मैटर कि नाम कितना लंबा है, और सैलरी उसकी 1000 से ऊपर है। एंड देन हम क्या करेंगे, कॉलेबल स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी, और मिल जाएगा हमें रिजल्ट। हमें पता है कि भाई ठीक है भाई डेटा आ रहा है, एग्जीक्यूट क्वेरी लगा दिया, रिजल्ट सेट मिल गया आपको। अब रिजल्ट सेट से डेटा निकालना कौन सी बड़ी बात है, हमें नहीं पता कितना डेटा आ रहा है तो हम वाइल लूप लगा लेंगे rs डॉट नेक्स्ट, और देन हम यहाँ पे सिस आउट कर देंगे, डायरेक्ट मैं सिस आउट कर दे रहा हूँ, सिस आउट rs डॉट गेट व्हाट गेट, सारा डिटेल गेट किया जाए, वैसे तो बहुत सारा फिर हो जाएगा। एक काम करते हैं सिर्फ नेम गेट कर लेते हैं, फुल नेम, ठीक है, एक फुल नेम और एक सैलरी, सैलरी में इंट होगा। वैसे आप सारा कर सकते हो ना, क्योंकि हमने जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो सारी डिटेल देगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय था, तो आप अब जो भी था हम लोग के कॉलम में क्या कहता है, एसएन था, यूज़र नेम, पासवर्ड, फुल नेम, एड्रेस, सैलरी, सब रीड कर सकते हो, बट मैं सिर्फ 2 ही रीड कर रहा हूँ, सैलरी, ठीक है। ये अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। एंड बाकी क्लोजिंग वगैरह मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो ना क्लोजिंग कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे बताइए? फाइनली में सर। हाँ, फाइनली फाइनली में हाँ, इसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा ट्राई किया और फाइनली में क्लोज कर दीजिएगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो रन किया हमने, हमें डेटा मिलना चाहिए बस। तो सैलरी का स्पेलिंग करा दो, सैलरी हो गया है, सैलरी कहाँ है यार हम लोग का, सैलरी, ठीक है ना, सही है। सब नाम जे से शुरू होने वाला और सबकी सैलरी 1000 से ज़्यादा आई है। तो इस तरीके से हम स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट एंड कॉल करते हैं। तो हमें कॉलिंग से मतलब है, कॉलिंग में कितना भी कॉम्प्लेक्स स्टोर प्रोसीजर कोई क्यों ना बना ले, कॉल तो ऐसा ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। तो ये जो कोड है ये आपके ये वाले नोट्स में चिपका दें जो हमने नोट्स आपके लिए बनाया हुआ है। आ गया। इसके बाद एक टॉपिक और है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का, वो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी क्या है, नई बैच मेरी शुरू हो रही है तो उसमें हम कोर जावा का बिल्कुल ऐसा ही नोट्स बनाने वाले हैं, तो आप लोग को भी दे देंगे।
मस्त हो जाएगा आपको, बढ़िया। तब तो धन्यवाद। हाँ थैंक यू बोल रहा था मैं। ओह अच्छा। तो कॉलेबल स्टेटमेंट का यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉलेबल स्टेटमेंट जेडीबीसी। A callable statement is a special type of JDBC statement that is used to execute stored procedure in a relational database. It is a part of फलाना ठिकाना package, an extension of prepared। ये ध्यान रखिए, extension of prepared statement is what? अरे उसका बच्चा, चाइल्ड लिखते हैं। जी सर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का हाँ चाइल्ड। ठीक है। Stored procedures are precompiled SQL code stored in a database that can accept input parameter and return output parameter even result है। ठीक है भाई, क्यों यूज होता है वो सब आपने बता ही दिया। लॉजिक शिफ्ट करना है, रीयूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी सब बता ही दिया है। क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोथ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट हेल्प विथ परफॉर्मेंस बाय प्री कंपाइलिंग एसक्यूएल क्वेरी। If I call a method that creates a prepared statement or callable statement with same SQL or stored procedure every time, will the SQL or procedure be recompiled each time? बताइए। What is the difference in terms of compilation and performance when using prepared versus callable for repeated execution? क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा क्वेश्चन है सर। इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा दीजिए सर, आंसर बता दो। अंग्रेजी आता है ना, आप लोग पढ़िए। हाँ पढ़ना तो अइबे करता है। मतलब अपन लोग जब भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए मेथड को कॉल करेंगे तो उसके साथ मतलब हर बार एसक्यूएल कंपाइल होगा, पर जब अपन लोग कॉलेबल स्टेटमेंट के लिए करेंगे ना तो उसमें प्री कंपाइल मतलब सही है। वही वाली बात जो हम यहाँ बताना चाह रहे थे। क्वेश्चन ये है गुरु, एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा वैसे, कि बोथ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड कॉलेबल स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में बाय प्री कंपाइलिंग एसक्यूएल क्वेरीज। पता ही है भाई, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में प्री कंपाइलेशन है और कॉलेबल में प्री कंपाइलेशन है। सवाल है, इफ आई कॉल अ मेथड दैट क्रिएट्स अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और अ कॉलेबल स्टेटमेंट विथ सेम एसक्यूएल कोड और स्टोर्ड प्रोसीजर एवरी टाइम, अगर मैं एक मेथड को एवरी टाइम कॉल करूं, इसमें सेम ही एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा है या सेम ही स्टोर्ड प्रोसीजर लिखा है, तो फिर कैसा परफॉर्मेंस होगा दोनों में? विल द एसक्यूएल और प्रोसीजर बी रिकम्पाइल्ड ईच टाइम? क्या दोनों एसक्यूएल कोड और प्रोसीजर दोनों रिकम्पाइल होगा इस टाइम? तो आप बोलेंगे नहीं, एसक्यूएल तो भाई प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला एसक्यूएल रिकम्पाइल होगा बट प्रोसीजर रिकम्पाइल नहीं होगा। समझे अभी रिशु? यस सर। हाँ, वही हमने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ये है टप्पा, ठीक है। एंड इन दिस कोड इनसाइड अ मेथड एंड यू कॉल दैट मेथड ट्वाइस, देन द एसक्यूएल विल बी रिकम्पाइल्ड, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है भाई। मेथड दोबारा चलाओगे तो रिकम्पाइल्ड होगा। यहाँ देखो, एसक्यूएल विल बी कंपाइल्ड या रिकम्पाइल्ड ही बोल सकते हो। व्हाई? क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज प्री कंपाइल्ड बट ओनली पर जेडीबीसी कनेक्शन एंड पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। जब आपने मेथड को दोबारा चलाया तो सेम कनेक्शन और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है कि नया कनेक्शन और नया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आया? जब मेथड दोबारा चलाया, बताइए। नया कनेक्शन है। हाँ, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में प्री कंपाइलेशन नए वाले के साथ नहीं रहता है, सेम वाले के साथ रहता है। इफ यू क्रिएट ए न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ईच टाइम, द डेटाबेस सीज इट एज अ न्यू स्टेटमेंट एंड रिकम्पाइल्स इट। So yes, compilation happens each time when you call the method if you are not using the if you are reusing the prepared statement। ठीक है, समझ में आया? सर तो ये सीन है भाई, ठीक है। तो एक कुछ यहाँ लाइन गलत लिखा है क्या? कंपाइलेशन हैपेंस ईच टाइम you call method if you are not reusing। हाँ, हम reuse नहीं कर रहे होते ना, मेथड जब दोबारा चलता है तो क्या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट reuse हो रहा होता है या नया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आता है? नया आता है। हाँ, अगर आप reuse करोगे, जैसा हमने वो प्रोग्राम बताया था, वो प्रोग्राम कहाँ है? वो इसमें नहीं है ना? नहीं। हाँ, वो प्रोग्राम हमने कि यहीं कहीं लिखा होगा प्रोग्राम वाला।
वो वाला लूप जो लगा दिए थे सर, हाँ लूप वाला ना। हाँ लूप वाला, ये देखिए है क्या है इसमें, बताइए कि ये 5 बार जो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें प्रीपेड स्टेटमेंट पांचों बार अलग अलग ही कॉमन है, कॉमन है इसमें। कॉमन है। तो कॉमन है यहाँ सर। हाँ, तो बस इतना ध्यान रखिए, वही चीज़ हमने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको जानना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ इस पे। चलिए इसीलिए हाईलाइट फिर कर दीजिए था सर। हाईलाइट कर दे, तो हाईलाइट इसीलिए तो किया है क्वेश्चन को हाईलाइट। अब कितना पूरा हाईलाइट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कॉलेबल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट मान लो कि जैसे ये कॉलेबल स्टेटमेंट, अभी मेथड को आपने दोबारा चलाया, कॉल द कॉल 101 से भी चलाया, 102 से भी चलाया, ठीक है। तो क्या होगा भाई, दोबारा भी चलाओगे तो भाई आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी है वो तो ऑलरेडी डेटाबेस में रखी है ना, तो वो तो ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड, तो वही सब हमने लिखा है, स्टोर्ड प्रोसेस आर प्री कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड इन द डेटाबेस, द डेटाबेस कंपाइल्स इट वंस व्हेन यू क्रिएट इट, जब हमने स्टोर्ड प्रोसेस बनाया उसी समय कंपाइल हो गया, एवरी कॉल टू इट जस्ट एग्जीक्यूट द ऑलरेडी कंपाइल्ड लॉजिक, so when you are calling connection.prepare call every time that creates a new statement, ये नया स्टेटमेंट बनना है नो डाउट, एंड सेंड इट टू डेबी जेडीबीसी ड्राइवर पार द कनेक्शन एंड प्रिपेयर्ड एज ए स्टेटमेंट ईच टाइम, बट दिस प्रिपरेशन इज वेरी लाइट वेट बिकॉज द एक्चुअल एसक्यूएल लॉजिक इज ऑलरेडी कंपाइल्ड इन द डेटाबेस। समझ में आ गया ये पूरा पॉइंट? बताएं भाई। यस यस सर। सर। तो वही बात है जो हमने बस यहाँ बताई है, तो एक काम करते हैं, ये हम डायग्राम उठा के इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम एक, कहाँ पे डाला जाए इसको, यहाँ पे डालते हैं ना, जहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कॉलेबल, ठीक है। तो एक ये, ठीक है, समझ में आएगा आपको, रिजल्ट सेट वगैरह आता है, और ये वाला डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये प्रोग्राम हम लोग का उठा लेते हैं, हम लोग यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एंड ये थोड़ा सस्ता दिख रहा है तो इस पे हम लोग फॉर्मेट पिक्चर कर लेते हैं, एंड ग्लोस ऑफ पेजेस, कलर मारो इसको यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है। तो प्रोग्राम भी आपका यहीं पे आ गया। चलिए ये तो आप समझ गए कॉलेबल के बारे में, आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपना ये देसी वाला। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अगर ब्रेक चाहिए तो बता दें, क्योंकि ये हम लोग का अभी कम से कम आधी घंटा और चलेगा। क्या कुणाल? मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए सर, 2 घंटा कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, बाद में मत बोलिएगा कि ज़्यादा जा रहा है फिर। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ट्रांजैक्शन, ब्रेक चाहिए था, हाँ ब्रेक चाहिए था 10 मिनट के लिए। हाँ तो ले लीजिए फिर भाई, चलिए हम एक पॉज कर देते हैं फिर। तो चलिए अभी हम लोगों ने अपने फर्स्ट हाफ में जाना कि कॉलेबल स्टेटमेंट क्या होता है, अब बात करेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से पहले समझना होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, कई सारे ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक आपने कुछ काम किया, ठीक है, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट अपडेट किया, एग्जीक्यूट अपडेट किया, ठीक है, उसके बाद आपने फिर से कुछ एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, फिर से आपने कुछ एग्जीक्यूट अपडेट किया, ठीक है, उसके बाद आपने फिर से कुछ एग्जीक्यूट अपडेट, मान लो 3 बार आपने एग्जीक्यूट अपडेट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रीपेड स्टेटमेंट गेट किया हुआ है। एक ही प्रीपेड स्टेटमेंट में आप मान लो 3 बार एग्जीक्यूट अपडेट लगा रहे हो सकता है ऐसा? जी सर। है ना, आप आए और आपने क्या किया, एक डेटा को अपडेट किया। क्या डेटा अपडेट किया, मान लो आपने, आपके पास जो डेटा था, मान लो सैलरी थी एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी थी मान लो
1000 थी, आपने उसको 2000 कर दिया, ठीक है। सैलरी 2000 कर दिया, एक क्वेरी लिख के। प्रीपेड स्टेटमेंट जब हमारा बन रहा था, उस समय डेटाबेस में जो सैलरी थी, वो थी 1000, ठीक है। ये इनिशियली फेज़ है डेटाबेस का। एग्ज़ीक्यूट अपडेट मार के हम सैलरी को 2000 कर सकते हैं, है ना? जी सर। फिर हम सैलरी को 3000 कर दिए, फिर हमने कुछ यहाँ से यूज़र इनपुट लिया, फिर कुछ काम-वाम किया, फिर अपडेट कर दिया। उसके बाद फिर यूज़र इनपुट लिया, कुछ काम-वाम किया और उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे सैलरी को अपडेट कर दिया, यहाँ 3000 कर दिया, ठीक है। और फाइनल जो इन तीनों के बाद जो हमारी सैलरी डेटाबेस में होगी, वो होगी 3000। तो ये तो हमारे सिंगल हमारे स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर इनको मैं ग्रुप करूँ, तो टुगेदर ये तीनों स्टेटमेंट कहलाएँगे ट्रांज़ैक्शन। टुगेदर ये स्टेटमेंट कहलाते हैं ट्रांज़ैक्शन, ठीक है। अब ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट में हम एटॉमिसिटी इंश्योर करते हैं। एटॉमिसिटी इंश्योर करते हैं। एटॉमिसिटी इंश्योर करने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि अ, एटॉमिसिटी इंश्योर पहले मैं यहाँ प्रॉपर लिख दूँ। एटॉमिसिटी इंश्योर, ठीक है। मान लो ये प्रीपेड स्टेटमेंट और 3 एग्ज़ीक्यूट अपडेट ये सब एक ही मेथड में आपने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ये एक कोई मेथड में है आपके, ठीक है। एक मेथड में सारा कोड है। आपने मेथड चलाया, आप कनेक्शन गेट किए, प्रीपेड स्टेटमेंट मिला, आपने एग्ज़ीक्यूट अपडेट किया। फिर कुछ यूज़र इनपुट लिया एंड अगेन एग्ज़ीक्यूट अपडेट किया। फिर यूज़र इनपुट लिया और यहाँ यूज़र इनपुट लेने के दौरान यहाँ पे आ गया एक्सेप्शन, आ सकता है? एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन आने की वजह से इसके आगे का कोड चलेगा? नो सर। क्योंकि यहीं से डायरेक्ट कैच ब्लॉक रन हो जाएगा, आगे का कोड नहीं चलेगा। मतलब इस पूरे ट्रांज़ैक्शन में अगर हम देखें तो 3 बार हमने एग्ज़ीक्यूट अपडेट किया है, बट लास्ट वाला एग्ज़ीक्यूट अपडेट नहीं हुआ। तो लास्ट वाला एग्ज़ीक्यूट अपडेट ना होने की वजह से मेरा क्या डेटा इनकंसिस्टेंट होगा। हम मेथड को अगर फायर किए, मेथड का नाम मेरा है अपडेट। तो हमें लगा कि भाई डेटा तो भाई 3 बार अपडेट होना चाहिए, पर डेटा एक्चुअली कितनी बार अपडेट हुआ? 2 बार। 2 ही बार हुआ ना, 3 बार हुआ नहीं। तीसरे टाइम एक्सेप्शन आ गया। तो एटॉमिसिटी इंश्योर करने का मतलब ये होगा कि या तो तीनों काम होगा या तो एक भी नहीं होगा। क्योंकि अगर एक काम हो, 2 ना हो तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि डेटा 3 बार अपडेट हुआ होगा, लेकिन डेटाबेस में डेटा एक ही बार अपडेट हुआ होगा। तो हम कहेंगे कि भाई या तो अपडेट ही मत हो या हो तो तीनों बार हो। जैसे कि हम अपने अकाउंट से बैलेंस जब डिडक्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से अगर डिडक्ट हो तो अगले तक पहुँचे। अगर अगले तक नहीं पहुँचा है तो हमारे में वापस आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे से उड़ गया और उधर भी नहीं पहुँचा। वो एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हो गई। तो एटॉमिसिटी इंश्योर करने का मतलब है या तो काम पूरा होगा या तो होगा ही नहीं। तो इसके फेल होने की वजह से हम इस वाले ऑपरेशन को क्या करेंगे? अनडू करेंगे। इस वाले के फेल होने की वजह से इस ट्रांज़ैक्शन में जितने भी ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट जो एग्ज़ीक्यूट हुए हैं, उन सबको हम अनडू करेंगे। इसी को हम बोलते हैं ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट। समझ में आया? यस सर। जी सर। तो ये करके देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कैसे होता है, आइए देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसी में यूज़ कर लेते हैं, ये कनेक्शन कॉलेबल सब हटाइए यहाँ पे। और टेबल हमारे पास है, तो हम यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी फायर करेंगे। ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी है, स्ट्रिंग एसक्यूएल। हम करेंगे अपडेट एम्प्लॉय, डबल कोट लगा देते हैं,
अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी सेट सॉरी क्या हो रहा है, सेट सैलरी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू दिस वेयर इसके बेस पे कर लिया जाए। नेम नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकता है, यूजर नेम वेयर यूजर नेम, ठीक है ना। इस तरह से हम अपडेट कर देंगे यूजर नेम के हिसाब से। मान लो हम सैलरी अपडेट करना चाहते हैं, तो अब अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल को पास करेंगे और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मिल गया हमको, एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट अपडेट मार देंगे, ठीक है। ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट मार दिया। देन हमने क्या किया, इसके नीचे हम आए, अच्छा यहाँ पे भाई वैल्यू भी चिपकाना पड़ेगा, स्कैनर वगैरह की भी नीड होगी, तो हम ऊपर ही स्कैनर ले लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर हो गया आपका। एंड हम करेंगे स्कैन, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे ना एग्जीक्यूट अपडेट से पहले, तो दोनों वैल्यू को हमें सेट करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट सेट स्ट्रिंग कर लेंगे हम, पहला भेजेंगे नहीं, पहले सेट इंट करेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू कौन सी चिपकेगी, इंट की पहले, इंटीजर। हाँ। तो इंट में हम 1 पे डाल देंगे एक एक सैलरी, उससे साउथ एंटर न्यू सैलरी, और न्यू सैलरी में अच्छा एक काम करते हैं, यूज़र नेम हम फिक्स कर लेते हैं ना, एक यूज़र नेम हम फिक्स किसी यूज़र नेम पे काम कर लेते हैं, तो हमें समझना ही तो है मेन चीज़, तो एक यूज़र नेम देखना पड़ेगा हमें, बहुत सारे यूज़र नेम है। चलो एक काम करते हैं, टी 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 एक यूज़र नेम है, ठीक है, इसकी सैलरी है 39,000, ठीक है। तो आओ इसी को कर लेते हैं, तो यूज़र नेम कर लिए, सॉरी वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू टी टी टी, ठीक है। एंड सैलरी हमने कर लिया स्कैनर डॉट नेक्स्ट, इसमें ले सकते हैं ना ऐसे, बताइए। हाँ ले सकते। यहाँ पे जब कांस्टेंट भेज सकते हैं, वेरिएबल भेज सकते हैं, तो यही नेक्स्ट कर लीजिए। अब एक बार आपने सैलरी लिए अपडेट कर दिया, तो आपका एक बार अपडेट हुआ, देन आपने क्या किया, देन आपने फिर से क्या किया, यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट अपडेट करने के बाद, ठीक है, कमिट करना पड़ेगा ना इसको हमें, इतना से तो अपडेट हो जाएगा ना सैलरी, नहीं होगा बताइए, क्यों भाई बताइए, इतने से सैलरी अपडेट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कमी तो नहीं लग रही है, इतने से अपडेट तो हो जाना चाहिए। अपडेट करने के बाद हमें अगेन अपडेट करना है, तो काम करते हैं हम नई सैलरी उठाते हैं, ठीक है, नई सैलरी हमने उठाया और अगेन अपडेट किया, ठीक है। उसके बाद हमने नई सैलरी उठाया और अगेन अपडेट किया, तो टोटल कितनी बार अपडेट हुआ, 3 बार। 3 बार। यहाँ पे हम सैलरी लेंगे 1000, यहाँ पे हम लेंगे 2000, यहाँ पे हम लेंगे 3000, इवन चाहो तो आप फिक्स भी कर सकते हो इनको, ठीक है, यूज़र से लेने के बजाय फिक्स भी कर सकते हो। ये आपने कर दिया 1000, 3 बार अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं एक बार 3 बार अपडेट हमारा, लेकिन 3 बार अपडेट हम कैसे चेक करेंगे यार कि 3 बार हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक काम करें, एक बार अपडेट होने के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक डाल दें क्या, थ्रेड डॉट स्लीप कर दें क्या, 10 सेकंड में तो वापस आ ही जाएंगे, है ना। 10 सेकंड के लिए सुलाया जाए इसको, एंड 10 सेकंड के लिए यहाँ सुलाया जाए, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं क्या होता है। रन किया हमने और 10 सेकंड से पहले इसको चाँपना पड़ेगा, नहीं हुआ,
अरे यार, टीटीटी की सैलरी हुई नहीं। अच्छा, नई सैलरी दिया ही नहीं यार, क्या कांड कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो इसको देने के बाद 10 सेकंड आएगा। चलो 1000 किया हमने, ठीक है, अपडेट हुई होगी। अब 10 सेकंड इधर वेट करेगा वो। हो गया 1000। यस सर। अब 10 सेकंड जी बाद सर। हमें 10 सेकंड बाद हमसे पूछेगा कि भाई फिर से, चलो 2000। तो आइए इधर चेक कीजिए। अच्छा, लगाने की ज़रूरत है नहीं थी थ्रेड डॉट स्लीप, क्योंकि हम यूज़र इनपुट ले रहे थे ना, लगाने की नीड ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, 2000 हो गया। अब वापस आइए, फिर से पूछ रहा है। अब 3000 की जगह मैं ले लूँ अगड़म बगड़म, ये लो। तो क्या हुआ अब बताइए, क्या थर्ड वाले में एक्सेप्शन आने की वजह से पुराना वाला अंडू हुआ या फिर डेटा डेटाबेस में अपडेट हो चुका है? अपडेट हो अपडेट हो चुका है सर। मतलब ऐसा हुआ कि भाई आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हुआ ही नहीं। तो ट्रांजैक्शन में अभी ये कौन सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है? इनपुट मिसमैच। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इस एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? हाँ, एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम हुई। एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम मतलब कि पहला ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा फेल हुआ, तो हमें इन दोनों को भी फेल करना था ना भाई साहब। जी सर। हम चाहते थे कि काम या तो पूरा हो या तो ना हो, अधूरा ना हो, है ना? क्योंकि जब मामला बीच में फंसता है तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। भैया हाँ बोलो या तो ना बोलो, बीच में लटकाए हुए फ्रेंड है, मतलब है क्यों भाई? दिया जी करना तो सर। करो डायरेक्ट। कंफर्म ही कर दो। हाँ, हाँ, डायरेक्ट वरना करो। टेंशन बहुत हो जाता है। हाँ, एज अ फ्रेंड वाला बहुत लफड़ा हो जाता है फिर। ये एज अ फ्रेंड वाली दिक्कत, एटोमिसिटी दिक्कत है। बढ़िया है यार, एटोमिसिटी एज अ फ्रेंड, ये से एटोमिसिटी एज अ फ्रेंड, चलो बढ़िया है। तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम यहाँ पे, अब देखो अब होता क्यों है ये, जो हम कनेक्शन गेट करते हैं ना, जो हम कनेक्शन गेट करते हैं, वो कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट, या मैं बोलूँ कि ऑटो, या हाँ बाय डिफ़ॉल्ट ठीक रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कमिट पे सेट होता है। ऑटो कमिट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप एग्ज़ीक्यूट अपडेट करते हो, चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ही आपने कुछ भी किया, चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो गया, तुरंत, तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया। देखो एग्ज़ीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप क्या आएगा यहाँ पे? एक डेटा अपडेट करें तो 1 आएगा। क्यों भाई? एक डेटा अपडेट कर रहे तो 1 ही आएगा ना, नंबर ऑफ रोज़ गॉट अफेक्टेड, यही मिलता है ना? जी सर। यस सर। एक डेटा यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी आपको 1 आएगा। एग्ज़ीक्यूट अपडेट 1, एग्ज़ीक्यूट अपडेट 2, मैं सेम वेरिएबल भी ले सकता था, खैर चलो कोई बात नहीं। 1, 2 एंड 3, ठीक है? तो 1 आने का मतलब होता है कि एक डेटा अपडेट हो गया। तो जब हम एग्ज़ीक्यूट अपडेट करते हैं, तो मेरा डेटा तुरंत डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एसक्यूएल क्वेरी फायर करते हैं तो वो कमिट हो जाती है। कमिट का मतलब होता है कि भाई डेटाबेस में चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर देना इमीडिएटली। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, मैं एक मेथड का यूज़ करूँ कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट और इसकी वैल्यू कर दूँ फॉल्स। सेट ऑटो कमिट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू, मतलब सेट ऑटो कमिट ऑटोमेटिकली ट्रू होता है। मतलब आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली कमिट मोड में होता है। अब हमने उसको कौन से मोड में डाल दिया? नॉट कमिट मोड। False। कमिट को फॉल्स कर दिया, मतलब अब आप एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे तो क्या चेंजेस डेटाबेस में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होगा? नहीं। हाँ, अब नहीं होगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा, अब नहीं होगा। लेकिन बशर्ते आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, बट आपका चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये 1 मिलने का मतलब ये इतना है कि हाँ भाई, सब कुछ ठीक-ठाक है, एक रो चेंज हो जाएगा, क्या मैं कर दूँ? हम बोलेंगे रुक ना भाई साहब, अगला देख लेते हैं। अगला बोलेगा हाँ भाई सब कुछ ठीक है, 1 मिल रहा है, क्या मैं चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दूँ एग्जीक्यूट अपडेट? हम बोलेंगे रुक ना भाई, थोड़ा देर रुक जा, अगला देख लिया जाए, अगला मैटर हो सकता है। फिर अगला होगा, क्या मैं अपडेट कर दूँ भाई? नहीं, एंड फाइनली हम क्या करेंगे? कमिट कर देंगे। तो अगर मैंने ये काम किया है अभी, ये काम, और यहाँ पे मैं कर दूँ कि
अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो कैच चलेगा। जी सर। तो अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो मैं कनेक्शन को कर दूंगा सेट ऑटो कमिट, सॉरी कनेक्शन को कर दूंगा कमिट। ऑटो कमिट हमने फॉल्स किया था। अगर यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ भी कोई दिक्कत, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब तीनों काम सही से हुआ है। जी सर। तो भाई अपने कनेक्शन को हम कमिट कर देंगे, बोलेंगे भाई जितनी चीज़ें तुमसे बोली गई थी एग्जीक्यूट अपडेट करने की कर डालो, तो कमिट मार देंगे। लेकिन अगर कहीं भी एक्सेप्शन आया, मान लो कि पहला वाला ठीक से हुआ एग्जीक्यूट अपडेट, 1000 गया, 2000 भी सही से काम किया, ठीक है, 2000 यहाँ सही से काम किया, 3000 वाले के दौरान एक्सेप्शन आया तो कैच चला। तो कैच में हम बोलेंगे कि देखो भाई ये वाले में एक्चुअली में दिक्कत आ गया, तो पुराना जो कनेक्शन पे काम हुआ था उसको रोल बैक कर दो, उसको अंडू कर दो। तो कैच में हम कर देंगे कॉन डॉट रोल बैक। कनेक्शन मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई ऊपर करना पड़ेगा ना, स्कोप की दिक्कत। ऊपर कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, कैच में मिल जाएगा आपको कॉन डॉट रोल बैक। ठीक है, यहाँ चेकड एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई कैच लगा लीजिए। ठीक है, तो आइए रन करके देखते हैं। अब सैलरी हम कितना भाई हो चुकी है पहले फाइनली देख लेते हैं। 2000 थी हम लोग की ना टीटीटी की सैलरी, तो हम अभी इस बार कर लेते हैं भाई 9999, एंटर मारे, 1 मिल गया। अब सोचो 999 हमने किया, 1 मिल गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखोगे 99 आया नहीं सर, अपडेट नहीं होगा हाँ, जब नहीं तक हो, पूरा चेक नहीं होगा। हाँ, जब तक कि हम कमिट नहीं करें। तो कमिट हुआ है सारे स्टेटमेंट के बाद, तो सब सही होना चाहिए। चलो नई सैलरी हम अब 999 के बाद हम लिया 7777, ये भी 1 आ गया, लेकिन स्टिल यहाँ पे कोई नहीं चेंज आया। फिर तीसरे वाले में हमने कर दिया 5555, अब 1 आया। अब कमिट हुआ होगा, अब कमिट हुआ होगा तो देखिए फाइनली 555 हो गया ना, सही है। जी सर। तो इस तरीके से मतलब या तो काम पूरा हुआ। अब अगर मैं बीच में एक्सेप्शन लाता, चलो रीरन करते हैं, बीच में मैं एक्सेप्शन लाता हूँ। इस बार सैलरी मैंने लिया 7878, एंटर मारा, ठीक है, 1 मिला। फिर भाई फालतू काम थ्रेड डॉट सी के लिए नीड नहीं थी इसकी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाओ यार, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड हो गया। इस बार लिया मैंने 9898 और इसके बाद भी हमें 1 मिला। लेकिन क्या ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए होंगे? नो सर। नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेप्शन लाएंगे जानबूझ के। ये कुछ डाल दिया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, अब रोल बैक हो गया। तो ये कैच ब्लॉक ने हमें मैसेज दिया और रोल बैक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे डेटाबेस में 9898 आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए ये एम्प्लॉय कोई 9898, मतलब अब ऐसा हो गया ना कि या तो ये तीनों काम होगा या तो कुछ नहीं होगा। बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, जो कि एटॉमिसिटी को इंश्योर करता है। एटॉमिसिटी मीन्स कि सारे ऑपरेशन या तो सक्सेसफुली टुगेदर परफॉर्म होंगे, अगर एक भी अफेक्ट होगा तो हम सारे को रोल बैक कर देंगे। सबको हम क्या करेंगे, रोल बैक करने का मतलब कि जितना ऑपरेशन पे परफॉर्म किया गया था उनको अंडू कर दो। अगर सारा ऑपरेशन सही है तो जितना भी कनेक्शन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था उसको कमिट कर दो। तो ये हम प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ठीक है। चलिए, तो यही था हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो आइए मेन नोट्स खोलते हैं और यहाँ पे हमने आपके लिए पूरा लिखा हुआ है जेडीबीसी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ए ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ one or more SQL statements that are executed as a single unit of work, ठीक है। It ensure data integrity and follows the principle of atomicity। एटॉमिसिटी का क्या मतलब हुआ? ऑल ऑपरेशन इन अ ट्रांजैक्शन आइदर कंप्लीट सक्सेसफुली टुगेदर और नन ऑफ देम टेक इफेक्ट एट ऑल। या तो कुछ नहीं होगा या तो सब होगा। इफ वन पार्ट फेल्स द एंटायर ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक लिविंग द डेटाबेस अनचेंज एज इफ नथिंग हैपेंड। समझ में आ गया पूरा इतना मामला?
ये हाँ, सर। ट्रांजैक्शन, ये एटॉमिसिटी। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट in JDBC is the process of controlling a set of SQL operation so that they either all succeed together or fail together, ensuring the consistency and integrity of the database. It is used to achieve atomicity in database operation where a group of SQL statement must be treated as a single unit of work, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो ये डायग्राम हम आपको यहाँ पे ऐड कर देते हैं आपके नोट्स में, ठीक है। यहीं पे ये आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी कंप्लीट हुआ और यहाँ हम आपका डाल देते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो इतना हम लोग आज के लिए रखते हैं, ठीक है। बाकी अपने हम लोग नेक्स्ट सेशन से जो बची हुई चीज़ें हैं, अभी हम लोग को एक 2 सेशन और लगेगा तो JDBC हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।